भारत के जंगलों पर असल में हक है किसका? उन लोगों का जो सदियों से वहां रहते आए हैं, या फिर सरकार का? आज हम एक ऐसे ही बड़े ही अहम कानून पर बात करने वाले हैं जिसने इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, यही वो एक सवाल है जिसके जवाब ने भारत के लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो इस पूरे कानून को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक नाइंसाफी की जिसे सुधारने के लिए ये कानून लाया गया। फिर हम जानेंगे कि ये एक्ट असल में है क्या, किन लोगों को बचाता है और उन्हें क्या-क्या अधिकार देता है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये कानून जमीन पर लागू कैसे होता है और इसकी सबसे बड़ी देन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब असल में दिक्कत क्या थी? जरा सोचकर देखिए। पीढ़ियों से कोई परिवार जंगल में रह रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर अपने ही घर पर उसका कोई अधिकार नहीं है। बस यही वो ऐतिहासिक नाइंसाफी थी जिससे लाखों लोग जूझ रहे थे। उन्हें हमेशा ये डर सताता रहता था कि कभी भी उन्हें उनकी जमीन से निकाला जा सकता है। तो इसी ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के लिए साल 2006 में एक बहुत ही बड़ा एक क्रांतिकारी कानून लाया गया। अच्छा, इसका पूरा नाम तो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन हम इसे वन अधिकार अधिनियम या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के नाम से जानेंगे। और देखिए, इस कानून का मकसद ना कोई नए अधिकार देना नहीं था, बल्कि उन अधिकारों को कानूनी मान्यता देना था जो इन समुदायों के पास हमेशा से थे। अब देखिए, कानून 2006 में पास तो हो गया, पर इसे लागू करने के लिए जो नियम कायदे होते हैं उन्हें बनाने में ही 2 साल और लग गए। और फिर 2012 में एक बहुत जरूरी संशोधन हुआ जिसने इस कानून को और भी ताकतवर बना दिया। उस पर हम आगे बात करेंगे। इस कानून की बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। इसे याद रखने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। ये कानून आया साल 2006 में और इसमें चैप्टर भी कुल 6 ही हैं। है ना आसान? ये छोटी सी बात है, पर इससे कानून का स्ट्रक्चर समझने में काफी मदद मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि ये कानून आखिर बचाता किसको है? चलिए मिलते हैं जंगल के इन असली संरक्षकों से। देखिए, ये कानून मुख्य रूप से 2 तरह के लोगों के अधिकारों की बात करता है। पहले तो हैं अनुसूचित जनजाति के लोग, जो जंगलों में रहते हैं, और दूसरे हैं अन्य पारंपरिक वन निवासी। अब ये कौन है? ये वो लोग हैं जो किसी भी समुदाय से हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो कम से कम 3 पीढ़ियों से, मतलब करीब 75 सालों से, अपनी रोजी रोटी के लिए जंगल पर ही निर्भर हों। अगर ये शर्त पूरी होती है तो उन्हें भी इस कानून के तहत अधिकार मिलते हैं। अच्छा, तो अधिकार मिलते हैं, पर कौन से अधिकार? इन्हें हम मोटे तौर पर 2 तरह से देख सकते हैं। एक है व्यक्तिगत अधिकार और दूसरे हैं सामुदायिक अधिकार। मतलब समझिए, व्यक्तिगत अधिकार का मतलब है एक परिवार को उस जमीन का हक मिलना जहां वो खेती करता है या जहां उसका घर बना हुआ है। और सामुदायिक अधिकार, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो पूरे गांव या समुदाय के लिए होते हैं, जैसे जंगल से सूखी लकड़ी या फल फूल इकट्ठा करना या फिर गांव के तालाब और चरागाह का इस्तेमाल करना। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत अधिकारों में एक बहुत जरूरी लिमिट है, और वो है 4 हेक्टेयर की। मतलब कोई भी एक परिवार खेती के लिए 4 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अपना दावा नहीं कर सकता। अब ये लिमिट क्यों रखी गई? ताकि जमीन का बंटवारा सही से हो और ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग बहुत सारी जमीन पर कब्जा करके बैठ जाएं। और एक और बहुत ही खास बात है, ये अधिकार विरासत में तो आगे बढ़ सकता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिल सकता है, लेकिन इसे बेचा नहीं जा सकता, ना ही किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है। यह नियम बहुत सोच समझकर बनाया गया ताकि जमीन समुदाय के अंदर ही रहे और कोई बाहरी आदमी आकर इन लोगों को उनकी जमीन से हटा न सके। अब बात करें सामुदायिक अधिकारों की, तो ये काफी बड़े हैं। इनमें मवेशी चराना, तालाबों का इस्तेमाल करना और जंगल से तेंदुपत्ता या शहद जैसी छोटी-मोटी चीजें इकट्ठा करने का अधिकार भी शामिल है। और याद है वो 2012 का संशोधन? उसने तो इन अधिकारों को और भी बड़ा बना दिया। समुदायों को अपने पारंपरिक जंगलों की सुरक्षा और मैनेजमेंट का भी हक दे दिया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा कदम था। अब सवाल आता है बैलेंस का। ये कानून अधिकारों और विकास जैसी जरूरतों के बीच तालमेल कैसे बिठाता है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये कानून इस बात को समझता है कि समुदायों को भी स्कूल, सड़क, अस्पताल जैसी बुनियादी चीजों की जरूरत है,
तो वो इसके लिए वन भूमि के सीमित इस्तेमाल की इजाजत तो देता है, लेकिन साथ ही जंगल को बचाने के लिए कड़े नियम भी बनाता है। और ये नियम वाकई बहुत सख्त हैं। जैसे अगर कोई सुविधा बनानी है तो प्रति हेक्टेयर 75 से ज्यादा पेड़ नहीं काटे जा सकते और कुल मिलाकर 1 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि इस्तेमाल ही नहीं की जा सकती। मकसद बिल्कुल साफ है, विकास के नाम पर जंगल को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचे। पर सोचिए, अगर कोई सरकारी अधिकारी ही इन नियमों की धज्जियां उड़ाए तो क्या होगा? कानून में इसका भी जवाब है। अगर कोई अधिकारी इस कानून के किसी भी नियम को तोड़ता है तो उस पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अब हो सकता है ये रकम आज सुनने में बहुत कम लगे, लेकिन 2006 के हिसाब से ये एक सांकेतिक कदम था, ये बताने के लिए कि अधिकारी भी कानून से ऊपर नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कानून की सबसे बड़ी विरासत की। इसका असल महत्व क्या है? इस कानून की असली ताकत, जैसा कि कहा जाता है, कुछ नया देने में नहीं है, बल्कि उस चीज को स्वीकार करने में है जो हमेशा से मौजूद थी, जंगल के लोगों का अपने घर पर अधिकार। तो संक्षेप में देखें तो इस कानून ने क्या किया? इसने लाखों लोगों के साथ हो रहे एक ऐतिहासिक अन्याय को ठीक किया। इसने वन समुदायों को कानूनी ताकत दी और सबसे जरूरी, इसने जंगल के संरक्षण और इंसानी अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने का एक फ्रेमवर्क तैयार किया। ये वन अधिकार अधिनियम एक बहुत शक्तिशाली याद दिलाता है और एक सवाल भी छोड़ जाता है कि अगर कानून ये तय कर सकता है कि जंगल का मालिक कौन है, तो हमारे समाज में और कौन से ऐसे अनदेखे अधिकार हैं जो बस अपनी पहचान मिलने का इंतजार कर रहे हैं।